Hello students. Hello students. Today we are reading chapter number 11. Today we are reading chapter number 11. Chapter number 11. In this chapter, our next topic is East India Company reaches Bengal. East India Company reaches Bengal means East India Company reaches Bengal. East India Company reaches Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आगमन या पहुंचना, यानी नेक्स्ट टॉपिक इज ईस्ट इंडिया कंपनी रीचेस बंगाल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आगमन या पहुंचना। यानी इस टॉपिक में हम इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी रीचेस बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आगमन या पहुंच, या ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आगमन या पहुंचना। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आगमन या पहुंचना। The East India Company set up first factory in Bengal on the bank of river Hooghly in 1651. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना या अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में। हुगली नदी के तट पर 1651 ईस्वी में। The factory had warehouse where goods for exports were stored and it had offices where company officials sat. कंपनी ने यहाँ अपना माल गोदाम भी स्थापित किया, जहाँ पर कि अपना निर्यात का माल और उसे वहाँ से भंडारित या उसे रखा जाता था, या उस माल को वहाँ रखा जाता था, या निर्यात सामग्री को इन वेयर हाउस में रखा जाता था। साथ साथ अपना मुख्य कार्यालय भी यहाँ पर स्थापित किया, और साथ ही अपनी कंपनी के कर्मचारियों को भी इन फैक्ट्रियों में स्थापित किया या अपॉइंट किया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ अपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के तट पर अपनी पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में स्थापित की, और वहाँ अपना वेयर हाउस भी बनाया। वेयर हाउस यानी माल गोदाम में अपने निर्यात के माल की सामग्री को या निर्यात के माल को रखा जाता था। साथ में समस्त वस्तुओं को वहाँ पर रखा जाता था अपने वेयर हाउस में ही समस्त सामग्री को रखा जाता था। साथ ही इसी जगह पर अपना मुख्य कार्यालय भी स्थापित किया और अपने कंपनी के कर्मचारियों को भी यहाँ पर लगाया। अपनी कंपनी के कर्मचारियों को भी स्थापित किया या अपॉइंट किया, यानी साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी अपॉइंट किया। द फैक्ट्री वाज द बेस्ट फ्रॉम विच द फैक्टर्स कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्री वाज बेस्ट फ्रॉम विच द फैक्टर्स कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेटेड, यानी फैक्ट्री एक आधार थी या मूल आधार थी। द फैक्ट्री वाज द बेस्ट फ्रॉम विच द फैक्टर्स कंपनी ट्रेडर्स ऑपरेटेड। कंपनी वह आधार थी या वह कारक थी जिस पर भी कंपनी के व्यापारी अपनी कंपनी का संचालन करते थे, यानी इसी कारखाने या फैक्ट्री के माध्यम से ही वो व्यापार किया करते थे। As trade expanded, the company persuaded traders to settle near the factory. जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, कंपनी ने राजी कर लिया व्यापारियों को कंपनी के आसपास बसने के लिए, यानी कंपनी के आसपास बसने के लिए कंपनी ने व्यापारियों को राजी कर लिया। By 1696, it began building a fort around the settlement. 1696 के आसपास भवनों का निर्माण शुरू हो गया, यानी 1696 के आसपास यानी किले के चारों ओर बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, और चारों ओर बसावट की बस्तियां बसना शुरू हो गई थी, यानी जहाँ अपने फोर्ट स्थापित किए उसके चारों ओर धीरे धीरे व्यापारियों की बस्तियां या व्यापारियों के
आवास के मकान या बस्तियां, व्यापारियों की बस्तियां या आवास नजर, व्यापारियों के आवास नजर आने लगे हैं। यानी इन किलों के आसपास अब व्यापारियों की बस्तियां या उनके आवास अब बनना शुरू हो गए थे। 2 years later, it bribed Mughal 2 years later, 2 वर्ष बाद, it bribed Mughal officials to keep जमींदारी rights over 3 villages, which later developed into the city of Kolkata. कंपनी ने एक मुगल अधिकारी को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी को प्राप्त कर लिया। यानी कंपनी ने एक मुगल कर्मचारी को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी का अधिकार प्राप्त कर लिया और इन्हीं में से एक आगे जाकर कोलकाता बना। इन्हीं में से आगे जाकर कोलकाता नगर के रूप में विकसित हुआ। इन्हीं 3 गांवों में से एक आगे जाकर कोलकाता नगर के रूप में विकसित हुआ। कोलकाता नगर के रूप में विकसित हुआ। इन्हीं में से एक गांव आगे जाकर कोलकाता नगर के रूप में विकसित हुआ। वन ऑफ द 3 विलेजेस वाज कालिकाता। इनमें से एक गांव था कालिकाता। इन्हीं 3 गांवों में से एक गांव था कालिकाता। 10 कालिकाता वाज लेटर कलकत्ता एंड नाउ कोलकाता। और ये बाद में ये कालिकाता कलकत्ता कहा गया और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। The company officials also persuaded Aurangzeb to issue a फरमान, royal order granting the right to trade duty free। कंपनी के कर्मचारियों ने औरंगजेब को भी राजी कर लिया। कंपनी के कर्मचारियों ने औरंगजेब को भी राजी करके एक शाही फरमान यानी एक रॉयल ऑर्डर प्राप्त कर लिया, जिसके तहत उन्हें व्यापार मुक्त, कर मुक्त, इस शाही फरमान के तहत कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की जिसके तहत इस रॉयल फरमान के द्वारा या इस शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। द फरमान मीन द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री फॉर द कंपनी ओनली। और इस फरमान का मतलब था कि जो व्यापार करने की जो कर मुक्त अनुमति है वो केवल कंपनी को ही प्राप्त है। जो व्यापार करने की जो कर मुक्त अनुमति है वो केवल कंपनी को ही प्राप्त है। बट कंपनी ऑफिशियल्स कैरिड प्राइवेट ट्रेड एंड रिफ्यूज टू पे ड्यूटी। किंतु कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर रहे थे और सीमा शुल्क देने से इनकार कर रहे थे। किंतु कंपनी के जो कर्मचारी थे अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे और अपना निजी व्यापार में वे सीमा शुल्क देने से इनकार कर रहे थे। यानी कंपनी को केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी, किंतु जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे और साथ में सीमा शुल्क भी नहीं दे रहे थे या सीमा शुल्क देने से इनकार जो सीमा शुल्क लगता था वो सीमा शुल्क देने से इनकार कर रहे थे। मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड। और उस समय जो मुर्शिद कुली खान था जो बंगाल का नवाब था उसने इसका विरोध किया। जो ये मतलब निजी व्यापार कर रहे थे जो कंपनी के कर्मचारी और निजी व्यापार करने पर भी वो सीमा शुल्क नहीं दे रहे थे, तो मुर्शिद कुली खान जो उस समय बंगाल का नवाब था उसने इस चीज का विरोध किया। द कन्फ्लिक्ट इंक्रीज और विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद बढ़ता ही गया या कंपनी और नवाब या मुर्शिद कुली खान के मध्य विवाद बढ़ गया। द नवाब ऑफ बंगाल द कन्फ्लिक्ट इंक्रीज और विवाद बढ़ता गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy, independent rule। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई
तो बंगाल के नवाब ने अपनी सत्ता का विस्तार किया, बंगाल के नवाब ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और साथ में ही अपने आप को स्वतंत्र शासित अपने स्वतंत्र सत्ता की अपने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की या अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया। यानी बंगाल के नवाब ने अब अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया या एक स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली, जो पहले मुगलों के अधीनस्थ थे, यानी मुगलों के अधीन रहकर शासन करते थे। और अब उन्होंने जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना बंगाल में मुर्शिद कुली खान के द्वारा की गई। मुर्शिद कुली खान was followed by अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान नवाब बने और उनके बाद नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यानी मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान नवाब बने और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। They demanded last tribute for the company's rise. They demanded last tribute for the company's rise to trade. उन्होंने मांग की बहुत अधिक उपहार के रूप में या ट्रिब्यूट्स के रूप में कंपनी को व्यापार के करने पर, या कंपनी को व्यापार के उपलक्ष्य में, या यदि कंपनी बंगाल में व्यापार करना चाहती है तो उसके बदले में एक बहुत बड़ी राशि ट्रिब्यूट के रूप में बंगाल के नवाब को देनी पड़ेगी या देनी होगी। Denied it any right to mint coins and stop it from building fort। और साथ में कंपनी को सिक्के, जो टकसाल में सिक्के डाले जाते थे, वो ढालना बंद करना पड़ेगा। और साथ में जो कंपनी किलेबंदी कर रही थी, वो किलेबंदी को भी बंद करने के लिए कहा गया नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा। कंपनी को व्यापार के एवज में बहुत बड़ी मात्रा में ट्रिब्यूट्स देना पड़ेगा। साथ में अगर कंपनी जो कंपनी सिक्के डलवा रही थी या सिक्के ढाल रही थी, उसको भी बंद करना पड़ेगा। और साथ में जो फोर्ट इत्यादि का निर्माण कर रही थी या किलेबंदी कर रही थी, उसको बंद करना पड़ेगा कंपनी को। द कंपनी ऑफ देम एंड कंटिन्यू मोस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी। कंपनी ने इन सबसे इनकार कर दिया और अपनी लगातार सभी गतिविधियों को जारी रखा। अपनी सभी गतिविधियों को कंपनी ने लगातार जारी रखा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गोज बॉम्बे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉम्बे में आगमन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉम्बे में आगमन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंबई या बॉम्बे में आगमन। इन 1661 द पोर्टुगीज गिफ्टेड द फिशिंग विलेज ऑफ बॉम्बे। 1651 में पुर्तगालियों ने फिशिंग विलेज ऑफ बॉम्बे एज अ डोरी ऑफ मैरिज ऑफ चार्ल्स II टू ए पोर्टुगीज प्रिंसेस। और बॉम्बे को दहेज, शादी के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी को। पुर्तगाली राजकुमारी की शादी चार्ल्स द्वितीय से की गई और उस उपलक्ष्य में बॉम्बे को दहेज के रूप में दे दिया गया। ही हैड मैरिड कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा इन 1662 और उनकी शादी हुई कैथरीन ब्रगेंजा से 1662 में। The Battle of Plassey we will read in the next class.